नमस्कार दोस्तों। ये है अड्डेबाजी का 14वां एपिसोड और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चंद्रशेखर। तो चलिए आज हम अड्डेबाजी 14 में बात करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो आधुनिक भारत में जब शिक्षा के विकास की बात करते हैं तो आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास आंग्ल प्राच्य विवाद से शुरू होता है। फिर चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, सैडलर आयोग, हार्टोग कमेटी, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, नवीन शिक्षा नीति 1986 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो चलिए बारी बारी से एक एक पर हम फिलहाल एक एक हल्का सा सरसरी निगाह से देखते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ होंगे राज। तो सबसे पहले आंग्ल प्राच्य विवाद की बात करते हैं। हुआ ये कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने और जैसे जैसे कंपनी का अधिकार क्षेत्र बढ़ता गया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई और वो एक शिक्षा पर कुछ काम करने के लिए उन पर दबाव बढ़ने लगा। तो पहले से यहाँ पर एक देसी शिक्षा पद्धति चालू थी और उनके साथ जो पादरी लोग थे या फिर जो ब्रिटिश जो बुद्धिजीवी थे या फिर यहाँ के जो लोग थे जो कि या भारत के भी जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग था जो कि ब्रिटिश या फिर पश्चिमी संस्कृति और शिक्षा पद्धति से ये प्रभावित थे, उन वो लोग दबाव बनाने लगे कि एक पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया जाए। तो अब उनमें विवाद हो गया। जो सामान्य शिक्षा के लिए जो एक दल था वो 10 सदस्यीय दल था, उसमें वो दल दो बराबर 5-5 लोगों में बट गया। आधे लोग 5 लोग चाह रहे थे कि इस पर प्राच्य शिक्षा पर बल दिया जाए और जो बाकी लोग कह रहे थे कि नहीं, इस पर हम ये पाश्चात्य शिक्षा पर जाते हैं। तो इस विवाद को आंग्ल प्राच्य विवाद कहा गया। इसमें अलग अलग सारी बातें हैं जिसमें मैकाले का वो अपना दृष्टिकोण अपना रखा, जिसमें वो कहते हैं ना कि एक अरब या भारत का जो संपूर्ण साहित्य है वो यूरोप के किसी अच्छे लाइब्रेरी के अलमारी के खाने के बराबर भी नहीं है। तो इस तरह की बातें कही गई और फिर इस तरह का फिर वो मैकाले की जो शिक्षा नीति को इसे यहाँ लागू किया गया, जिसका दृष्टिकोण था कि भारत जो आम भारतीय है उसको पढ़ा लिखा एक कम पढ़ा लिखा मजदूर बनाना या फिर एक क्लर्कियल लेवल का बनाना है और एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि बुद्धि और विवेक से अंग्रेज हो लेकिन वो आमतौर और रक्त और रंग से भारतीय हो लेकिन बुद्धि विवेक और नैतिकता में अंग्रेज हो, यानी कि वो भूरे अंग्रेज की बात कर रहे थे। अब इसी के आगे यदि बात करें तो चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच जिसे कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि ये पहली एक ऐसी शिक्षा नीति थी, एक ऐसा नियम कानून आया देश में या फिर ऐसी व्यवस्था आई जिसने कि संपूर्ण भारत में एक नियामकीय पद्धति की शुरुआत की। इससे पहले अलग अलग राज्यों की अलग अपनी अपनी शिक्षा व्यवस्थाएं थी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उपमहाद्वीप में पूरी तरह से कोई एक व्यवस्था नहीं थी। राष्ट्र की तो बात अभी बहुत दूर है, ये 1854 ही है। फिर आया उसके आगे हंटर शिक्षा आयोग, उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। यहाँ पे ये एक विश्वविद्यालय तब अब यहाँ तक स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित होने लगे थे। कम से कम 3 विश्वविद्यालय तो स्थापित किए जा चुके थे, बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में। फिर और इन इन विश्वविद्यालयों को एक रेगुलेट करने की मतलब सही ढंग से चलाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत आ पड़ी, तो इसके लिए 1904 में एक भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद सैडलर आयोग आया 1917-19 में। फिर हार्टोग समिति 1929, राधाकृष्णन आयोग 1948-39। इन्होंने एक अच्छा काम किया कि इन्होंने विश्वविद्यालय मतलब जो शिक्षा जो ये आयोग है जो कि सबसे अच्छा अब तक का कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो आयोग जो अच्छी से अच्छी सिफारिश की और अच्छा काम हुआ था राधाकृष्णन आयोग। इन्होंने शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की और भी बहुत सारी बातें। ये मैंने इसको एक नोट्स बना दिया, इसको इसको एक पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि एक एक को यदि हम डिस्कस करने लगे तो ये परिचय वाला वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि आगे भी हमारा जो वीडियो में जो चर्चा है वो थोड़ी लंबी जाएगी। इसमें आप इसको देख के समझ सकते हैं। फिर आता कोठारी शिक्षा आयोग 1964 और 66 में। इसके आधार पर 1968 में एक शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई और यहाँ पे इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया, विश्वविद्यालय को में एक उच्चतम मानकों पर प्राप्त करने की बात की गई। और फिर आता है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968 और फिर 1986 की शिक्षा नीति, जिसमें 2000 ईस्वी तक 36% की साक्षरता दर को बढ़ाकर 56% तक करना है। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हो गया, यहाँ पर टाइपिंग एरर है।
व्यावसायिक बनाना, और लक्ष्य था कि इस व्यावसायिक शिक्षा में 10% विद्यार्थी हैं, अब इसकी परिधि में आ जाए 1990 तक, और 1995 तक ये 25% उच्च शिक्षा में सुधार लाना, ताकि अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के रास्ते आने वाली बाधाओं से मुकाबला कर सके। हालांकि धीरे धीरे व्यावसायिक शिक्षा में स्तर इतना बढ़ता गया कि आज आप देख रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग और एमबीए वालों की क्या स्थिति है। चलिए खैर इसके आगे बात करेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है। शिक्षा का एक सामाजिक प्रसंग होना चाहिए, और फिर राष्ट्रीयता वाली भावना का विकास होना चाहिए, देश की एकता अखंडता के प्रति, इस तरह की शिक्षा की बात की गई। और उसके बाद एक सबसे नई जो है नवीन शिक्षा नीति 2020 आती है। तो ये है हमारे शिक्षा, भारत में, आधुनिक भारत में शिक्षा का उत्तरोत्तर विकास क्रम। चलिए हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। हमारे इसके लिए डिस्कस करने के लिए हमारे साथ होंगे आज राज। नमस्कार दोस्तों, ये है अड्डेबाजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। और आज मेरे साथ हैं हमेशा की तरह राज, लेकिन आज थोड़ी भाषा में बदलाव होगी कि हम लोग क्लासमेट रहे हैं, बैचमेट हैं और काफी नजदीकी दोस्त हैं, लेकिन ऑन कैमरा थोड़ा प्रोफेशनल होने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण हम लोग थोड़े उलझ जा रहे थे। तो आज हम लोग वैसे ही बात करेंगे जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं। तो राज, तुम्हारा इसमें क्या विचार है? तुमने सोचा होगा तो सही ही सोचा होगा यार, गलत थोड़ी ना सोचेगा। चलो फिर ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो विषय है वो है आधुनिक काल में शिक्षा का विकास, या भारत में शिक्षा का विकास। जैसे कि हम जानते हैं या कहा जाता रहा है कि प्राचीन काल में, हमारे यहाँ प्राचीन काल या मध्यकाल में शिक्षा की व्यवस्था थी वो धर्म आधारित थी। अलग अलग मठों में अलग अलग धर्म की शिक्षा दी जा रही थी, या धर्म की और लिखने पढ़ने की, व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन 15वीं 16वीं शताब्दी तक यहाँ पर भारत में यूरोपियों का आगमन होता है, और उसके साथ आगमन होता है उन ईसाई मिशनरियों का। और ईसाई मिशनरी और वहां की जो संस्कृति, और अपने साथ वो संस्कृति और शिक्षा पद्धति भी लेकर आते हैं। जैसे जैसे कंपनी का आधिपत्य बढ़ता जाता है भारतीय उपमहाद्वीप पर, तो उनकी एक जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जाती हैं। और इसी क्रम में एक बात आती है शिक्षा पर काम करने की। जब शिक्षा के लिए एक समिति बनाई गई, जब इस पर बात करेंगे, तो उस शिक्षा की समिति में शिक्षा की जो समिति थी दो भागों में बट गई। उनको एक भाग था जो कि भारत की जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी उस पर काम करने की बात कर रहे थे, और दूसरी थी जो कि प्राच्य शिक्षा, जो कि पाश्चात्य शिक्षा की बात कर रहे थे। प्राच्य नहीं, आंग्ल पद्धति की बात कर रहे थे, जो पाश्चात्य जो अंग्रेजों के साथ आई थी। और इसी के साथ एक विवाद शुरू होता है जिसको हम लोग आंग्ल प्राच्य विवाद कहते हैं, और यहाँ से हमारा एक शिक्षा व्यवस्था पर सार्वजनिक मंच पर बहस शुरू होती है। राज। नमस्कार दोस्तों, वास्तविकता तो ये है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए, जैसा कि चंद्रशेखर ने आपको बताया कि 16वीं सदी के आसपास जब ब्रिटिशर्स आए, तो यूरोपियन ने हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था का एक्चुअली उसका विकास करने का कोई मतलब था नहीं, कोई औचित्य था नहीं। वो तो केवल इसलिए यहाँ पर केवल लाभ कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए उद्देश्य से आए थे, पैसा कमाने के उद्देश्य से आए थे। वो तो कहिए क्या कि अचानक उसको इसकी जरूरत पड़ गई, कि शिक्षा की जरूरत इसलिए पड़ गई कि कारण था कि अब कोई उच्च पोस्ट पे अधिकारी हुआ करते थे, तो उसके नीचे जो सब ऑर्डिनेट हुआ करते थे ना, तो उसको जब तक शिक्षित नहीं करेंगे तो उसकी भाषा को समझेगा कौन, उनको फायदा कहाँ से होगा। वो मुनाफे के लिए शिक्षा को एक तरीके से कहिए क्या कि शिक्षा व्यवस्था लाना पड़ा। इसी के लिए वो शिक्षा व्यवस्था को लाते हैं और क्रम बाय क्रम विकास करते चले जाते हैं। उस पे हमारे यहाँ लोकल कम्युनिटी जो है उसके द्वारा कुछ विवाद भी होती है, उनको फिर ठीक किया जाता है। हाँ चंद्रशेखर। तो आंग्ल प्राच्य विवाद पर थोड़ा सा आप। आंग्ल प्राच्य विवाद में यही था कि ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि हम जो शिक्षा व्यवस्था लाए उसमें केवल हमारी भाषा यूज हो, हमारी मिशनरियों का यूज हो। वो चाह रहे थे कि हम जो है अंग्रेजी को प्रमोट करें, और यहाँ के उनका कहना था, अंग्रेजों का कहना था कि हम यहाँ के भारतीयों को ऐसा बना दें केवल वो शरीर से इंडियन रहे और दिमाग से वो यूरोपियन हो जाए। वो ये चाह रहे थे, ब्रिटिशर्स चाह रहे थे।
वो भूरा अंग्रेज तैयार करना चाह रहे थे, हाँ जो कि ये जो कि जो कि रंग से तो भारतीय हो, लेकिन बाकी ज्ञान से और नैतिकता में वो बिल्कुल अंग्रेज बन जाए। तो अब वो इसका ऐसा चाह रहे अब थे। अब इसका लोग अपने अपने संदर्भ में अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं, कोई इसको नेगेटिवली देखते हैं, कोई पॉजिटिवली देखते हैं। तो हालांकि उनका एक 7 मार्च 1935 सॉरी 1835 का एक प्रस्ताव आता है, जो कि ये विलियम बेंटिक इस मैकाले का सारा प्रस्ताव जो था वो स्वीकार कर लेते हैं। मैकाले का जो स्मरण पत्र था, हाँ, आप आप ध्यान होगा कि उन्होंने कहा था कि नहीं, कि जो भारतीय साहित्य, भारतीय और अरब साहित्य जो है पूरा, वो एक यूरोप की एक लाइब्रेरी का एक खाना के बराबर भी नहीं है। एक, हालांकि वो पता नहीं कि भारतीय साहित्य और अरब अरब और भारत के साहित्य से कितना वाकिफ थे। मैं सब खैर ये जहां तक मैं खैर ये उनका भारतीयों के पक्ष में नेगेटिव ये थॉट था। जी हाँ, जी इस जी, पर हमें हमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मैकाले, चूंकि उस समय संसाधन इतने सीमित थे कि मैका कि सबको, जनसाधारण को शिक्षित करना संभव भी नहीं था, और वो कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो कि अंग्रेजों के बीच, यूरोपियन यूरोपियन कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटीज के बीच में एक पुल का काम करे संसाधन सीमित नहीं था, ये ना। केवल शिक्षा, यूरोपियन यूरोपियन के वजह से संसाधन सीमित थे। हमारे बिल्कुल पास बिल्कुल, संसाधन मैं इतनी थी, आपको पता होगा कि टैक्स इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती थी यूरोपियन के द्वारा, तो हमारे यहाँ संसाधन कहाँ से कमी नहीं होगी तो क्या होगा। देखिए, इस पर बात करेंगे तो बात, आज भी शिक्षा के क्षेत्र में संसाधन की कमी ही है, वो हाँ तब से आज तक है। तो हाँ मतलब वो मेन बात यही था कि राज, जैसे तुम जान रहे हो कि वो शिक्षा पर, चाहे वो वुड्स डिस्पैच की बात करें या फिर नवीन शिक्षा नीति 2020 की बात करें, कहीं ना कहीं जो केंद्रीय सरकार है, जो कि मुख्य भूमिका में है, वो ऐसा लगता है कि इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाना चाहती है प्राइवेट हाथों में देकर। एक्चुअली खैर ये, बात ये नहीं है, अच्छा चलिए चलिए आगे बढ़िए। जी जी जी, बोलिए आप, जो जो बोल रहे हो, बोलो बोलो, तुम बोलो बोलो। नहीं, मैं बोलना चाह रहा था कि बात आती है जब कोई भी कमेटी बनाती है ना, गवर्नमेंट जब कमेटी बनाती है तो हम्म होता क्या है कि वो कुछ अनुशंसा करती है कि रिकमेंड करती है। जब हम्म रिकमेंड करती है तो अब अगर आपने खुद कमेटी बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की या ब्रिटिशर्स के समय किसी की गवर्नमेंट हो, तो जब कमेटी बनाते तो हमारे अगर अनुरूप कमेटी बनी है तो हम उसके उसकी जो रिकमेंड होती है हम मान लेते हैं। लेकिन सबको हमारे रिकमेंडेशन। तो बात इसमें होती है, तो एलोकेटेड में भी यहाँ पर कमी हो जाती है। हम कहते हैं 4% खर्च करेंगे जीडीपी का, तो वो क्या करते हैं कि 2% भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। तो कहाँ से हमारा कहेंगे कहाँ से होगा संसाधन पूरा, अब कहेंगे कि सीमित है हमारा संसाधन। भारतीय शिक्षा पद का मैग्ना काटा, हाँ वुड्स डिस्पैच। हाँ भारत, अब इससे पहले अलग अलग जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत छोटे छोटे बहुत से रियासतों में बटी हुई थी। यहाँ की संस्कृति अलग अलग है, और भौगोलिक भूगोल भी आप एक जैसा नहीं है, भौगोलिक स्थिति भी एक जैसा नहीं है, भाषाएं भी अलग है। तो शिक्षा की अलग अलग पद्धति हर जगह लागू थी, और ग्रामीण पाठशाला थे, गुरुकुल भी थे, कुछ मंदिरों, मठों और मदरसे भी थे, यहाँ शिक्षा विद्याध्ययन किया जाता था। लेकिन ये जो वुड्स डिस्पैच आया, जिसको कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इन्होंने पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर एक नियामक पद्धति की शुरुआत की। जी, थोड़ा तुम अंदर आ जाओ, तुम बाहर जा रहे हो। हम्म। बाहर आओ थोड़ा, इधर। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड्स डिस्पैच। इसके पहले वुड्स, यानी कि यदि वुड्स डिस्पैच की बात करें तो वुड्स डिस्पैच एक ऐसा एक प्रस्ताव या फिर ऐसा परिवर्तनकारी रहा हमारे लिए, हमारे भारतीय शिक्षा के लिए, जब यहाँ पर एक अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा को का एक नियामकीय पद्धति लागू की गई। इससे पहले, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत छोटे छोटे अलग अलग रियासतों में बटा हुआ है, उसकी सांस्कृतिक भौगोलिक स्थितियां अलग अलग है, भाषाई स्थिति भी अलग है, भाषाएं भी अलग है लोगों की वहां की। तो एक अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से शिक्षा दी जा रही थी, उनका एक सामान्य कोई मानक नहीं था। लेकिन वुड्स डिस्पैच ने इस कमी को दूर किया। आपका क्या राय है इसमें? आपने सही कहा। आ, आपने सही कहा कि वुड डिस्पैच हमारे लिए एक परिवर्तनकारी शिक्षा व्यवस्था लेकर आई। कारण क्या था ना कि उसमें बहुत सारे रिकमेंड किया गया था, इसलिए भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है शिक्षा के लिए। तो जी उसमें था क्या कि जो हमारे क्या कहते
तीनों मेट्रोपॉलिटन शहर थे। मेट्रोपॉलिटन तो नहीं कहा जा सकता है अभी के वो समय में। हाँ वो उनको एक क्या नाम, अलग अलग नाम दिया गया था, एक अनुसूचित शहर थे वो क्या। चलिए बोलिए उसमें आगे, इसको बताएंगे कल, इसको। कल, कल, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में जो है। और रेजिडेंसी नगर जिनको कहा जाता था। हाँ, यस यस, रेसिडेंसी नगर नगर बोला जाता था। आजकल हम जी। उसको मेट्रोपॉलिटन शहर बोल देते हैं। तो हम्म, लंदन के तर्ज पे जो है ये तीनों जगह जो है विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया, स्थापना करवाई गई। जी। और उस इसमें जो है व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्व प्रदान किया गया। इतना ही हम्म, नहीं, इसमें कहा गया कि जो अंग्रेजी भाषा तो उच्च वर्गों के लिए होगी, मतलब हाई स्कूल कॉलेजों के लिए होगी, और जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय होंगे, यहाँ पर जो है हम लोकल लैंग्वेज में शिक्षा को प्रसार प्रसार करेंगे। इस वजह से इसको जो है ना शिक्षा के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पेच को। इसमें एक एंग्लो वर्निकुलर हाई स्कूल की भी बात की गई थी, जो कि हाई स्कूल होगा जहां पर कि लोग मतलब कि ग्रामीण गांवों से, जो कि देसी पाठशालाओं से देसी भाषाओं में सीख कर आए लोगों को अंग्रेजी में रूपांतरित करने का काम अच्छा अच्छा, एंग्लो ट्रांसलेशन। वर्निक हाँ एंग्लो वर्निकुलर हाई स्कूल, जो कि हम लोग अभी जैसे कि हम लोग को पता नहीं है, मैंने तो नहीं, शायद आपने देखा है कि 5वीं में हम लोग जाकर ये अंग्रेजी ABCD पढ़ना शुरू करते हैं, और हाई स्कूल में जाते जाते तब किताबें मिलती है अंग्रेजी की अच्छी। बिहार बोर्ड में जब जब बिहार बोर्ड वाला सिस्टम था तब ये था ही, लेकिन अब तो खैर अभी तो दो चलिए 21वीं सेंचुरी के बच्चे हैं, अभी तो बस नर्सरी में जो है बच्चे नर्सरी में इंग्लिश। जी। इस अब यहाँ पर देखिए पहली बार उस डिस्पैच में ही इस क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाई बिल्कुल गई। सही बात, बिल्कुल सही बात अनुदान है। और सहायता, कंपनी के सभी प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया गया, सभी प्रांतों में। और आगे हम ये सब होने के बाद आखिर वुड्स डिस्पैच का क्या लगता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति पर क्या असर रहा? इसके लिए फिर से जो है ना हमें कमेटी गठित करनी पड़ी, हंटर कमीशन, आपको पता होगा। हंटर हाँ। कमीशन आया था 1882 में। इसी को क्या हमें बेनिफिट हुआ, क्या इससे फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, इस चीज को समीक्षा करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो एक्चुअली उसने एक्चुअली यहाँ पर एक जो, अब देखिए कंपनी थी, इससे पहले यहाँ पर जो सरकार थी नहीं, कंपनी सरकार चला रही थी। तो बिल्कुल। कंपनी के पैरेलल पादरी लोग भी थे, चर्च हम्म, था। अब हम्म, चर्च अब पादरी लोग शिकायत करने लगे कि ये वुड्स डिस्पैच के अनुसार कंपनी काम नहीं कर रही है। हम्म, और इसी शिकायत के अनुसार W हंटर की अध्यक्षता में 1854 में 1854 के पश्चात जो हुआ उसमें मतलब 1882 में एक 1882 में एक कमिटी बनाई गई W हंटर की अध्यक्षता में, कि ये हम्म। देखने के लिए कि 1854 के बाद वहां शिक्षा में क्या बदलाव आया और क्या करने की जरूरत है। हम्म। नेटवर्क पुअर हो रहा, थोड़ा रुक जाओ, देखते हैं। इसका क्योंकि नेटवर्क हो रहा मेरा मेरा पुअर कनेक्शन दिखा रहा है। है, मेरा तो सही दिखा रहा थोड़ा देर रुक जाओ ना, इसको कम हो जाने दो, फिर काट देंगे तो क्या अब काहे टेंशन ले रहा हूँ। अब है। हाँ, अभी बोलोगे। जब कैची अपने हाथ में है तो फिर और कैंची चलाना ही है, ऐसा होता है कि बिना कैंची चले चल जाए तो फिर। हंटर कमीशन 200 प्रस्ताव शामिल दिया था। इसमें कुछ कुछ मैं बात करेंगे। हंटर कमीशन पे अगर पूरा बैठ जाओगे ना करने, तो अरे हंटर बाबू, कमीशन करते रहोगे। हंटर कमीशन 3 दिन लगेगा। चलिए चलो बात करते हैं। हाँ, तो आगे आगे चलो। तो उस डिस्पैच का क्या प्रभाव हुआ भारतीय शिक्षा पर, और हंटर आयोग की हम्म। सिफारिशों पर कुछ बात करना चाहेगा राज? तो उसी की समीक्षा के लिए हंटर कमीशन लाया जाता है 1882 में। हम्म, और वो कुछ रिकमेंड करते हैं, हंटर कमीशन। हम्म, वो वो भी ऐसा कुछ नहीं है, वही सब चीजें करता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है कुछ चेंजिंग कर देते हैं वो। हंटर कमीशन कहता है कि जो शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में तो होनी स्थानीय ही भाषाओं चाहिए, में बिल्कुल। होनी ही चाहिए, एकदम कंपलसरी उसने कर दिया। और उसके बाद
जो उसने मेट्रोपॉलिटन शहर, जिसको मैं क्या बताया था, मैं प्रेसिडेंसी नगर कहा था हमने। तो हाँ जी। वहां पर जो 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई थी, मद्रास और मुंबई और कलकत्ता, तो उसके अलावे भी जो है अन्य जगह जो है वहां पर एस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी। इसमें हंटर कमीशन में मैं बात कर रहा हूँ। जी, हंटर कमीशन में। और इसने भी ये रिकमेंड की, जो कि आपको वुड डिस्पैच ने किया था, कि निजी शिक्षा के लिए अनुदान की व्यवस्था, इसने भी वो चीज जी, कही। हाँ इन्होंने इस, अ, यहाँ एक और बात की गई कि इन्हें शिक्षा की में स्थानीय भाषा और निजी भागीदारी पर जोर दिया तथा प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण जिला एवं नगर बोर्डों को दिए जाने की बात कही। हम्म, मतलब हमेशा ये पता नहीं, ये मुझे ये बात बार बार कचोट रही है हर बोर्ड में, चाहे वो आजादी के पहले की ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो या फिर भारत सरकार की। कहीं ना कहीं सरकार शिक्षा के मुद्दे से वो अपने आप में जोड़ नहीं पा रही है, बाहर निकलना चाहती है हमेशा। चलिए आगे बात करते हैं इस पर। इसमें निजी क्षेत्र का फिर आयोग ने जो प्रेसिडेंसी नगरों था, ये बंबई, कलकत्ता और मद्रास के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा का पर्याप्त प्रबंध हाँ, न होने पर खेद जताया, क्योंकि इन्हीं तीन नगरों में के जो कॉलेज थे, यूनिवर्सिटीज थे, यहाँ पर महिला शिक्षा की तो व्यवस्था थी, लेकिन आगे इसकी व्यवस्था नहीं थी। तो इस पर राज। सही कहा तुमने कि ये जो है महिला कॉलेजों के लिए भी महिला शिक्षा की भी व्यवस्था करने की बात पहली बार जो है इसने कही, हंटर कमीशन ने। तो हंटर कमीशन। ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। और चलो अब यदि ये सब तो ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जब शिक्षा धीरे धीरे स्कूल तक आते, प्राथमिक पाठशालाएं, ग्रामीण पाठशालाएं, फिर हाई स्कूल, और अब बात पहुंच रही है विश्वविद्यालयों तक। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलोगे इस पर? जिस समय भारतीय विश्वविद्यालय 1904 आई, उसी समय एक छोटी मोटी कमेटी गठित की गई थी, रेले कमीशन की, 1902 हाँ, की। 1902 में रेले कमीशन। हाँ शायद तुम्हें याद हो। हम्म, तो उसमें उसमें एक्चुअली क्या था, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय कमीशन में था कि पहली बार रिसर्च और शोध पे जो है बात की गई बात की कि गई, हाँ, रिसर्च और शोध पर बात की गई। विश्वविद्यालय का जो तकनीकी सिंडिकेट है उस पर बात की गई। तकनीकी है शिक्षा पर भी, तकनीकी शिक्षा व्यवस्था पर भी बात की गई। जी। और उसके बाद जो है पहली बार, जो हमने आपको शुरू में नहीं बताया, 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए शिक्षा प्रचार के लिए खर्च करने की बात रखी गई थी। हम्म, तो वैसे तो वो जो 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया की बात थी, कहा जाता है कि वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान था, कुछ नहीं था। आप एक लेकिन लाख रुपए इसमें ए- लेकिन इसमें जो है, जो अभी हम बात कर रहे हैं 1904 के विश्वविद्यालय एक्ट में, भारत के हम्म, विश्वविद्यालय अधिनियम में, इसमें 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख उसको करने की बात की गई थी पर ईयर। तो ये काफी बड़ी बात है कि इस समय तक आते आते हम 5 लाख रुपया खर्च करने के हकदार हो गए थे। तो चलिए एक एक रोचक बात बताते हैं कि जब वुड्स डिस्पैच ने बात की थी कि 1 लाख रुपए महीने सालाना दिया जाएगा। वुड डिस्पैच ने नहीं किया था। ये सॉरी, ये वुड डिस्पैच ने 1813 के चार्टर एक्ट में बहुत पहले की अच्छा बात है, अच्छा, उसी हाँ हाँ। समय ये। हाँ, तो वुड्स, तो उस समय जब ये बात की गई थी, हम्म, जब जब न्यूयॉर्क के, सिर्फ न्यूयॉर्क शहर का जो मिडिल स्कूल था, वहां का जो सीनियर सेकेंडरी, लोअर सेकेंडरी का था, उसका खर्च उसमें 1 लाख से ज्यादा था। आप सोच सकते हैं कि आप हमारे सोच यहाँ सकते। इतना बड़ा पॉपुलेशन और इतनी बड़ी एरिया लेके बैठे हुए हैं, तब हमें 1 लाख रुपया दिया जाता एक था लाख पूरे एरिया के लिए। और उस समय 1 लाख वो पैसा जरूरत था कितना, न्यूयॉर्क का जो मिडिल स्कूल है, लोअर सेकेंडरी है, उसके लिए था वो, आप एक सोच शहर सकते का। हैं तब। तो कितना कितना बड़ा अंतर था खर्च में। चलिए बात करेंगे अब। हम इस विश्वविद्यालय अधिनियम में कुछ और यदि बात करें तो इसमें एक्चुअली ये विश्वविद्यालय अधिनियम पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की मुझे नहीं लगती, क्योंकि ये विश्वविद्यालयों का संगठन और उसको जो नियामक के पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा करता है।
तो इसके बाद हम चलेंगे अब आगे सैडलर आयोग पर। इस चर्चा में एक बात थोड़ा सा बताना चाहूंगा। गोपाल कृष्ण गोखले एक हमारे बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे उस समय के। तो उसने इस अधिनियम के बारे में कुछ उल्टा सीधा आलोचना किया था। उसने कहा था कि ये जो अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया है, ये राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम है। हाँ। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिनियम। हालांकि इसको लेकर गोपाल कृष्ण गोखले काफी प्रयासरत थे और मतलब वो 1904 से लेकर 1912 तक काफी सक्रिय रहे और उन्हीं की सक्रियता का परिणाम था कि 12 फरवरी 1913 में शिक्षा का जो नया प्रस्ताव लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, वो बिल्कुल सही बात, वो उनके कारण आया। चलिए अब हम बात करेंगे सैडलर आयोग की। जो कि सैडलर आयोग की यदि बात करें, मैंने ऐसे पीपीटी में भी इसकी चर्चा कर दी है कि स्कूल की शिक्षा जो है उसको 12 वर्ष कर दी गई स्कूली शिक्षा को। उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज की बात की गई। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद 3 वर्षीय स्नातक की बात की गई इसमें, जिसमें ऑनर्स। आपका ऑनर्स क्या है राजू? तुम्हारा ऑनर्स क्या था? मेरा ऑनर्स सर पॉलिटिकल साइंस है और हम रहे केमिस्ट्री के। और मतलब कहीं, हालांकि कहीं ना कहीं ये जो ऑनर्स वाला सिस्टम है, एक मानविकी विषय है और एक टेक्निकल विषय है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज दोनों देखो क्या कर रहे हैं बैठ के। अब ये ऑनर्स सिस्टम पर जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। हम खुद ही कर रहे हैं। आप सवाल नहीं, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ युवा हैं जो सवाल खड़ा करते हैं। सवाल खड़ा करना उचित है हमारा, ये जरूरी। एक्चुअली सवाल खड़ा क्या करें यार, ऑटोमेटिकली सवाल सामने आ जा रहा है, क्या करें इसके बारे में। तो अब इसमें विश्वविद्यालय को नियमों को बना, अब एक और बात की गई कि विश्वविद्यालयों पर जो नियम है वो कठोर नियम नहीं हो, काफी लचीले हो। उनको एक स्पेस दिया जाए कि वो खुद अपने नियम बना सके, अपना आपको ऑपरेट कर सके, स्वायत्त बनाने की बात। सैडलर आयोग में ये चीज कहा गया था कि कठोरता को जो है हटाया जाए। और जो कॉलेज दूर दूर बिखरे हुए थे उनको, जो ऑटोनोमस कॉलेज थे उनको एक जगह सीमित करने की बात कही गई, और या फिर जो बहुत दूर थे उनको ऑटोनोमस बनाने की बात की गई। हाँ, और महिला शिक्षा को यहाँ पर जो है महिला शिक्षा को भी तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई। पहले महिलाओं को ऐसा नहीं था कि तकनीकी शिक्षा दी जाती थी, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि तकनीकी शिक्षा में उनको प्रयुक्त किया जाने लगा। और इतना ही नहीं, और कुछ विश्वविद्यालय भी 1916 से 1921 तक बताया जाता है कि 7 नए विश्वविद्यालयों का भी गठन किया गया, जिसमें मैसूर, अलीगढ़, ढाका, पटना, बनारस, उस्मानिया, लखनऊ, ये सब सारा जो है अस्तित्व में आया था उसी समय की बात। और इसी शायद सैडलर आयोग ने ही बात की थी कि हर प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हाँ, ये कहा था कि सभी प्रांतीय सरकारों में होना चाहिए ये चीज। और इसमें लंदन और मतलब अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी कॉलेज की बात की गई थी इसी में, जैसे कि लंदन में हो रहा था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा के लिए एक अलग बोर्ड का भी गठन किया गया सैडलर आयोग के द्वारा। अच्छा। तो अब विश्वविद्यालयों के इसमें शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने चाहिए अलग से, मतलब हाँ, जो कि टीचर को ट्रेनिंग देंगे। फिर विश्वविद्यालयों में विज्ञान प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का प्रबंध करें, टेक्निकल एजुकेशन की बात की गई। ये सब था ये सैडलर आयोग में। चलिए, अब सैडलर आयोग के बाद अब बात करते हैं हार्टोग समिति की। राज, हार्टोग समिति में 1929 में फिलिप हार्टोग अध्यक्ष थे इनके। उसी के द्वारा बराबर जो है कमेटियां गठित करती गई कि आप उनकी समीक्षा कीजिए, आप उनकी समीक्षा कीजिए। फिर से एक कमेटी गठित हो गई कि आप उनकी समीक्षा कीजिए। एक कमेटी बनी, उसकी कार्यों की समीक्षा करने के लिए दूसरी कमेटी बना दी गई, और फिर दूसरी कमेटी उसके कार्यों की समीक्षा कर, मतलब करना मतलब खाया पिया चाराना, गिलास थोड़ा बाराना वाली स्थिति बनी रही। यही चल रही थी, और यही चल ही नहीं रही थी। आज 2020 में भी यही चल रही है। भाई 2020 में नहीं, तुम 2021 में हो। हाँ, 2021 में भी वही चल रही है। एक कमेटी का काम पूरा नहीं होता, दूसरा कमेटी जो है दूसरा कमेटी गठित खड़ी हो जाती है। यहाँ पर एक जो
एक अजीब सी बात देखने को मिली इसमें, जो कॉलेजों में जो है अनावश्यक या गंभीर छात्रों की, जो अगंभीर छात्रों की भीड़ को कम करना। एक्चुअली ये देखिए 1929 की बात है, जब देश में राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ रहे थे और कॉलेज और उनके जो हॉस्टल हैं युवा क्रांतिकारियों का गढ़ के रूप में उभर कर सामने आ रहा था। ऐसे में ये जबरदस्त डिमांड हो रही थी। हाँ, स्वराज की जबरदस्त डिमांड हो रही थी। भगत सिंह जैसे छात्र नेता उभर कर सामने आ रहे थे, भगत सिंह थे, सुखदेव, राजगुरु, और ये तो खैर लाइमलाइट में थे। बाकी और भी हजारों हजारों लाखों की संख्या में ऐसे छात्र नेता उभर कर सामने आ रहे थे, जो ऐसे मतलब ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि जो सारे लोग विद्यालय महाविद्यालय में पहुंच रहे हैं इनको कम कैसे किया जाए। तो इस सिफारिश में एक बात की गई है कि जो अगंभीर या कम गंभीर छात्र है उसको पहले ही रोका जाए, मतलब कि मिडिल स्कूल में ही उनको व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ दिया जाए। हालांकि ये बात तब से की जा रही है लेकिन आज तक ये हो नहीं पाई है। हालांकि एक, चलिए इस मुद्दे से हटकर थोड़ा बात है कि आपको क्या लगता है कि 8वीं क्लास कक्षा के बच्चे इतने परिपक्व हैं कि वो अपने करियर का चुनाव कर सकें, कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? इसी कमेटी में ये बात कही गई थी कि 8वीं क्लास के बच्चे को जो है ना व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। अब हाँ, रियल सी बात है कि कैसे यार 8वीं बच्चे कितने साल के होंगे, आप एज्यूम करके देखिए तो कहीं कुछ भी 13 नहीं साल, नजर आता। 12 साल, 13 साल, 14, 13 साल, हार्डली 13 साल। 12-13 साल में कोई अपने लाइफ का डिसीजन कैसे ले सकता है? अभी के बच्चे कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत एक्टिव रहेगा, लेकिन ये 1829 की बात है जहां हमें स्वतंत्रता के पाठ पढ़ाए जाते थे, हमें राजस्व मतलब क्या कहते हैं, 1929 है। हाँ हाँ वही 1929 की बात है। 1929 में हम यहाँ स्वतंत्रता की बात करते थे, स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, अधिकार का पता नहीं था, तो कहाँ से हम जानेंगे कि व्यवसाय क्या होता है? उस समय की तो बात, एक अंग्रेजों की एक मजबूरी थी कि ऐसे छात्रों को रोकना है जो कि पढ़ाई के अलावा कुछ और भी करते हो। हाँ यहाँ ऐसे छात्र ही कॉलेज आए जो कि सिर्फ पढ़ाई करें। जैसे आज भी जेएनयू को लेकर अक्सर ये बात की जाती है। हालांकि परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदली। आज बदली नहीं है, आज भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या कहते हैं, चाय बेचना रोजगार है, पकौड़ा बेचना रोजगार है, ये अपने प्रधानमंत्री कहते हैं, कोई दूसरा नहीं कहते हैं। चलिए, ये तो आप जाने नहीं और आप हमारे। नहीं जाने, सच्चाई बात है। वो कहते हैं क्या कि आईआईएम करके क्या करना है, वो भी तो मैनेजमेंट ही करते हैं। इससे ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट कौन करेगा? अब यहाँ पर है कि इनका मानना था कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने आए जो छात्र हैं, इससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ता है, कि जो मतलब कि जो कि विवेकहीन प्रवेश नाम दिया गया इनको। मतलब कि जैसे तैसे वो पास करके सेकेंडरी और आ गए कॉलेज में। जिनको पढ़ना नहीं है, क्रांति करना है, वो भी कॉलेज में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हार्टोग समिति लगता है कि ये उस शिक्षा पर कम और इस दिशा में ज्यादा काम कर रही थी। तभी हार्टोग समिति ने क्या किया, जो इससे पहले वाली कमेटी थी हमारा सेडलर आयोग, उसने कहा था कि लचीली प्रक्रिया होनी चाहिए नियुक्ति की। तो इसने क्या किया कि लचीली प्रक्रिया को हटा करके बोला कि अत्यंत कठोर प्रक्रिया होनी एकदम कठोर कर दिया जाए, कॉलेजों पर सरकार का एकदम कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। कड़ा पकड़ होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं आजादी के बाद के, जिसमें सबसे पहला नाम आता है राधा कृष्णन आयोग। हमारे देश के पहले पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाई गई। ये इन्होंने भी वही विश्वविद्यालयों को और उससे पहले की शिक्षा और विश्वविद्यालय के प्रशासन की पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा की। हालांकि यदि हम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पीटी के पॉइंट ऑफ, वर्धा कमीशन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप? नहीं अभी, हाँ चलिए इसको बात कर लेते हैं, उसके बाद वर्धा कमीशन पर भी जाएंगे, क्योंकि हम चलेंगे इस पर। बात हो और वर्धा कमीशन की बात ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ, चलिए पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको और सर्जेंट योजना की भी याद दिलाना चाह रहा था, लेकिन
खैर उनको आप हटा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वर्धा को नहीं हटा सकते। एक्चुअली देखिए, हम शिक्षा सारे कमीशन की नहीं, हम शिक्षा एक उत्तरोत्तर विकास की बात कर रहे हैं, विकास क्रम की नहीं तो शिक्षा। वर्धा को आप नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वर्धा को नहीं छोड़ सकते हैं। तो वर्धा वर्धा की जो शिक्षा नीति थी, जिसे कि मूल शिक्षा की वर्धा योजना के नाम से जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई, और लोकतंत्र जो मंत्रिमंडल था, जो कि जनता द्वारा चुने गए थे, वो 1937 से काम करने लगी। तो 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में कुछ लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, और एक योजना, मतलब शिक्षा की योजना का प्रस्ताव रखा, जिसको मौलिक शिक्षा, आधार शिक्षा या वार्धा शिक्षा योजना कही गई। जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया, और इसमें कई, एक्चुअली ये गांधी, फिर यहाँ पर एक व्यावसायिक शिक्षा की बात यहाँ भी की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर व्यवसाय की बात कर रहे थे, लेकिन गांधी जी एक अलग व्यवसाय की बात कर रहे थे। ये कुटीर उद्योग वाला क्या कहते हैं, व्यवसाय की बात कर रहे थे। इसका उद्योग अलग था, ब्रिटिशर्स की तरह नहीं था। कुटीर उद्योग, जहां तक आज के संदर्भ में यदि देखें तो कुटीर उद्योगों के पास भी अपनी एक अलग समस्याएं हैं। समस्या क्या है ये डजंट मैटर। आपके हाथ में अगर हुनर आ जाती है, उस समय की बात है, अगर आपके अंदर हुनर आ जाती है तो आपके पास अर्थ आ जाता है, मतलब इकोनॉमी आ जाती है, कमाई आ जाती है। इस पर गांधी जी का एक अच्छा विचार था, एक कथन था। गांधी जी बोले थे इस वर्धा कमीशन के बारे में, पाश्चात्य शिक्षा ने मुट्ठी भर शिक्षित भारतीयों एवं जनसाधारण के मध्य एक खाई पैदा कर दी है, तथा इससे इन शिक्षित भारतीयों की विद्वता अप्रभावी हो गई। जो हमारे यहाँ इतनी बुद्धिजीवी वर्ग थी, उसकी विद्वता ही अप्रभावी कर दी है कि इन कुछ पाश्चात्य मुट्ठी भर शिक्षित भारतीयों की। देखिए पता नहीं, जी जी, यहाँ पर जो ये हस्त उत्पादक कार्यों पर इस हस्त उत्पादक यानी कि जो हाथ का जो हुनर था, जो हाथ का जो काम है, उसकी बात की गई थी। इसमें विद्यार्थियों को 7 वर्ष तक मातृभाषा में अध्ययन करना था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने की वजह से और मंत्रिमंडल का विघटन हो गया, जिसके कारण ये योजना खटाई में पड़ गई। फिर इस कार्य को 1947 के बाद जब सरकार बनी तो उन्होंने इस पर काम किया या करने की कोशिश की। राज, आप इस पर कुछ करना चाहेंगे? हाँ, बस यही कहना चाहूंगा कि इसमें जो है पहली बार प्रथम से लेकर के 7 वर्षों तक निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, और निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। और उसके बाद एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको कि शिक्षा की यह योजना नए समाज की नई जिंदगी के लिए नए विचारों पर आधारित थी, जैसा गांधी जी कहा करते थे। इस योजना के पीछे भावना यह थी कि देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता की ओर बढ़ेगा, इससे हिंसा रहित समाज का निर्माण होगा, ये गांधी जी कह रहे थे। हालांकि भले ही 1939 में क्या कहते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गई, इस वजह से ये सही से विकास नहीं कर पाया, नहीं तो काफी महत्वपूर्ण योजनाओं में एक था ये शिक्षा की योजना पर था कमीशन। आप कुछ और बता रहे थे आप? लेकिन देखिए, जहां तक व्यावसायिक शिक्षा की बात होती है तो मेरा मानना है कि शिक्षा जो ना इंसान, जो हम शिक्षा का मतलब होता है व्यक्तित्व का निर्माण। हुनर तो इंसान बाद में भी सीख लेता है, यदि इंसान सीखना सीख जाए तो हुनर तो बाद में भी सीख सकता है। ये आपका सोच है? हाँ, ये मेरा सोच है, ये मेरी सोच है। ये व्यक्तिगत सोच है आपका, जबकि मेरी सोच ऐसी नहीं है। जब आपके पास इकोनॉमी रहती है ना, जब आपके पास पैसे रहते हैं, तो आप तरह तरह के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ से भी ग्रहण कर सकते हैं, कहीं और से भी ग्रहण कर सकते हैं, सब जगह से ग्रहण कर सकते हो। लेकिन ग्रहण करने की भी एक सीमा होती है, उम्र मायने रखता है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। नहीं, उम्र मायने नहीं रहता है। कहते हैं कि कब्र तक जाते जाते शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, वो करनी चाहिए, लेकिन क्षमता कम होती जाती है। करनी चाहिए लेकिन होता नहीं है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है और बहुत सारी चीजें हैं। चलिए अब राधा कृष्णन आयोग की बात करते हैं, 1948-49। अगस्त 1949 में दी गई इस रिपोर्ट की सिफारिश थी कुछ, मतलब ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, आगे चलकर ये राष्ट्रपति भी बने, इनकी अध्यक्षता में
एक आयोग गठित किया गया जिसको राधा शिक्षा पर काम करने के लिए, जिसे राधा कृष्णन आयोग कहा गया। 1948 में इसका गठन किया, 49 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में जो इन्होंने सिफारिश किया वो था कि इन्होंने महाविद्यालय से पूर्व, विश्वविद्यालय शिक्षा से पूर्व 12 वर्षों का एक मतलब अध्ययन, स्कूली अध्ययन की बात की। फिर उन्होंने विश्वविद्यालय में परीक्षा दिनों के अतिरिक्त कम से कम 180 दिनों तक पढ़ाई की बात की। उच्च शिक्षा का जो है 3 मुख्य उद्देश्य होना चाहिए: सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें कि मतलब कृषि, वाणिज्य और विद्या, अभियांत्रिकी जैसे शामिल थे। इन्होंने एक और बात कही थी कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य नहीं होना चाहिए, और सभी विश्वविद्यालयों में एक शिक्षा की और सभी विश्वविद्यालयों में जो शोध का जो काम है उसको समान करने के लिए पहले विश्वविद्यालयों का स्तर को समान किया जाए, ये बात की। और इनकी एक सबसे 2 बातें इनकी मुझे सबसे, जो कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी, इन्होंने ही शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का प्रस्ताव दिया, और यूजीसी का गठन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन भी इसी के आधार पर, इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर किया गया। जी राज। बिल्कुल आपने सही उल्लेखित किया। आपने लगभग लगभग काफी ज्यादा पॉइंट बता ही दिए। इसने एक चीज और कहा था, शांति निकेतन और जामिया मिलिया की तर्ज पे जो है ग्रामीण विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की जाए, और प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। ये चीज भी इसी ने कही थी। एक चीज देख रहे हैं कि आजादी के पहले और आजादी के बाद जिन विश्वविद्यालयों और जिन बातों को तारीफ की जा रही थी, आज वो कटघरे में दिखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66। इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए, कोठारी आयोग के बारे में। आपको तो पता ही है कि फिर उसी के लिए लाई गई होगी। राधा कृष्ण आयोग पे जो खामियां रही उसको आगे बढ़ाए। इस पर हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो हर एक कुछ दिनों में बस एक शिक्षा नीति लाई जाती है उनकी समीक्षा के लिए। तो इसमें भी फिर वही वर्धा वाली थोड़ी सी चीज को आगे बढ़ाया, और इसने कहा कि 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। और इसने कहा कि जो नेशनल इनकम है उसका 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए, जो कि 2021 में भी संभव नहीं हुआ है। इन्होंने शिक्षा में सेवा और अनुभव का मतलब समावेशन की बात की गई। नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल दिया। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए। फिर यहाँ भी वही बात की जाती है, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए। उन्नत अध्ययन केंद्रों को अधिक सुदृढ़ बनाया जाए, और बड़े विश्वविद्यालयों में छोटी सी संस्था ऐसी बनाई जाए जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो विश्वविद्यालय उसके स्तर को प्राप्त करने के लिए काम करे। विश्वविद्यालयों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा श्रेणी पर विशेष बल दिया जाए। इसने और भी चीजें कहा कि कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा पर भी विकास किया जाए, और कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जाए। कृषि अनुसंधान, क्योंकि तब देखिए एक्चुअली कृषि अनुसंधान पर बात करने की जरूरत थी उस समय, क्योंकि आजादी के बाद जो भारत की स्थिति थी खाद्यान्न को लेकर आबादी काफी तेजी से बढ़ रही थी। स्वास्थ्य सेवाएं तो यूएन की तरफ से मिल जा रही थी, लेकिन खाद्य आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक अनुसंधान की जरूरत थी। ये भी इसी योजना में कही गई थी कि सस्ती पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। देखिए कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिश पर एक शिक्षा की राष्ट्रीय नीति बनाई गई। इसमें 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। अध्यापकों के लिए पद तथा वेतन में वृद्धि की बात की। 3 भाषाई फॉर्मूले को स्वीकार किया गया। इसमें 3 भाषाई, हिंदी और अंग्रेजी और एक और कोई क्षेत्रीय भाषा का विकास किया गया। हाँ, यानी कि त्रिभाषा जो फॉर्मूला, जो कि शिक्षा की जो 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इसकी बात की गई है। अब देखिए विवाद है। हाँ, उस पर भी विवाद है, कब तक ये लागू हो पाता है त्रिभाषा। हालांकि जहां तक थोड़ा विषय से हटकर भाषा की बात है, जहां तक है ये मेरा और तुम्हारा मैटर है कि हम आपस में किस तरह से बात करेंगे।
ये हम दोनों आपस में ही डिसाइड कर लें कि हम लोग किस भाषा में बात करेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये त्रिभाषाई वाला मैटर ज्यादा रहेगा, नहीं होना चाहिए। लोग स्टेट पर और लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वो किस भाषा में पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक आज एक एक लोकतंत्र होता है, एक लोकतांत्रिक देश होता है। दोनों, लोकतांत्रिक देश एक विचार है, लोकतंत्र भी एक विचार है, लेकिन दोनों में अंतर है, कुछ छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है सर, बताओ। वही वही डिफरेंस यहाँ पर है। हम किस चीज को मानते हैं और किस चीज को नहीं मानते, ये कौन डिसाइड करेगा? हाँ, ये लोगों को खुद डिसाइड करने दीजिए भाई, उसको क्या पढ़ना है। यही तो दिक्कत है, हम डिसाइड नहीं करने दे सकते हैं। यहाँ पर बात की जाती है एक राशन कार्ड और एक देश, एक चुनाव एक देश, एक भाषा एक देश, हम बात एक करते बड़ी हैं। एक बड़ी विडंबना है हमारे साथ कि पूरी दुनिया कहती है कि हम एक सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है। हम सब कॉन्टिनेंट है, पूरी दुनिया ये भी कहती है कि हम डाइवर्सिफाई कंट्री हैं, हाँ, फुल लेकिन हम डाइवर्सिफाई। कहते लेकिन हम लेकिन कहते हम हैं कि नहीं, कहते नहीं, हम एक राष्ट्र है। हम एक राष्ट्र हैं, हम एक भाषा ही बोलते हैं, जबकि हमारे यहाँ हर एक क्षण भाषा बदलती रहती है। कहते हैं ना, हम एक बार और कभी बातचीत के दौरान कहा था, कोस कोस पे बदले पानी और 3 कोस पे वाणी, तो तीन कोस 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 पे पर वाणी बदल जाती कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस या 3 कोस पर पानी, ऐसा ही कुछ है। है। चलिए हाँ, खैर, ये सब तो खैर चलता रहेगा। इसमें विज्ञान अनुसंधान का मानकीकरण की बात की गई, कृषि तथा उद्योगों के लिए शिक्षा का विकास, पाठ्य पुस्तकों का उत्तम बनाना और सस्ती पुस्तकों के उत्पादन की बात की, जिससे पहले भी आप बात कर चुके थे। और शिक्षा पर 6%, ये 6% परसेंटेज वाला जो टैग है, जो अब लगना शुरू 2021 में भी संभव नहीं है। नहीं हो सका है। तो अब एक और, जब 1968 में आया ये, हाँ सही बात, 1968 में सच्चाई आया ये। सच्चाई बात है कि अभी खर्च किया जाता है कितना, 2.6%। 3% मान के लीजिए उसको, हाँ, थोड़ा सा। और अब तो सरकार को फिर से सरकार 2020 में भी रिकमेंड यही किया गया है कि 6% खर्च किया जाएगा जीडीपी का। सरकार को इतना ग्रेस दे सकते हैं, 0.30% ग्रेस दे सकते हैं सरकार को। अरे बेवकूफ लड़के कहते हैं कि 0.1% भी जो है ना बहुत ज्यादा हो जाता है, सच बताते क्या हैं। कर, तो बड़ा देश है, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं। अच्छा। चलो बात करते हैं नवीन शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। हाँ, क्या था इसमें बताइए। पहले तो इसमें 2000 ईस्वी तक 36% की जो साक्षरता दर 1986 में थी, उसको 56 तक लेके आना है। अच्छा। हालांकि इन चीजों में सरकार ने कामयाबी पाई है, हाँ। साक्षरता दर बढ़ाने में, क्योंकि अब शिक्षा की बात हो रही थी, अब उन्होंने अपना स्टैंडर्ड गिरा दिया, अब ये साक्षरता की बात करने लगे। 1986 वाली जो शिक्षा नीति है, जो कि बाद में 1992 में इसमें थोड़ा अमेंडमेंट भी हुआ। अमेंडमेंट क्या, यहाँ तो एक नीति आती है, उसी दिन से अमेंडमेंट शुरू हो जाता है। अजीब सी स्थिति होती है हमारे। अभी आप देखो जीएसटी में, जीएसटी में आप देख लो, 300 अमेंडमेंट हो चुके हैं, और फिर भी वो थरथरा के चल रही है, काम नहीं कर पा रही है। आलोचना भी प्रारंभिक करते हो तो आप एकदम जबरदस्त आलोचना करते हो, खुल के आलोचना करो भाई। हाँ, कर दिया, अब तो कर तो दिया, अब क्या चाहिए। अब देखो, यहाँ प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया गया। अब मतलब कि लग रहा है कि नहीं, हर गांव में प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। लेकिन अभी भी नहीं है। यदि हम अपने पिछली पीढ़ी, माता पिता की बात करें, तो वो प्राइमरी स्कूल के लिए भी 2 गांव पार करके जाते थे, 5 किलोमीटर दूर जाते थे स्कूल, प्राइमरी स्कूल में। ये वो दौर था। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाना, लक्ष्य यह है कि 1990 तक 10% विद्यार्थी इसकी परिधि में आ जाएं, और 1995 तक 25% तकनीकी शिक्षा में। जी, तकनीकी शिक्षा में। हाँ। उच्च शिक्षा में सुधार लाना, ताकि अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में जो चुनौतियां आने वाली हैं, उसका मुकाबला कर सके। यानी कि 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में जो 1992 का जो संकट था, आर्थिक संकट, कहीं ना कहीं 1980 में लोग इस पर सोचने लगे थे, लोगों को पता चल चुका था कि हाँ, कुछ आने वाला है ऐसा। हाँ। और शिक्षा का जो सामाजिक प्रसंग होना चाहिए, पाठ्यचर्या ऐसी बनाई जाए जिससे विद्यार्थियों में संविधान और जो संविधान के प्रति, या फिर आजादी में जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो सिद्धांत अपनाए गए, उनके प्रति सम्मान रहे। वे राष्ट्रीय रिक्त मतलब गौरव अनुभव करें, राष्ट्रीय
राष्ट्रीयता की भावना में, यानी कि मतलब राष्ट्रवाद का घुट्टी पिलाना शुरू हो चुका है अब। वे धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध हों, वे देश की एकता तथा अखंडता के प्रति अनुरक्त हों, वे अंतरराष्ट्रीय प्रतिपत्ति के नियम में कट्टर विश्वासी बन जाए। इसके कुछ पॉइंट हम बताना चाहेंगे 1986 का नवीन शिक्षा नीति में। इसमें जो मुझे दो महत्वपूर्ण पॉइंट नजर आए वो यही आया कि कहा गया कि गतिहीन समाज को गतिशील समाज में परिवर्तित किया जाए। गतिहीन समाज को गतिशील समाज में परिवर्तित किया जाए। और कहा गया कि शिक्षा जो सामाजिक है तथा शिक्षा सामाजिक होनी चाहिए और संविधान सम्मत होनी चाहिए। अब संभवतः जो 2020 से पहले वाली शिक्षा नीति थी, क्या आवाज कर रहा है? फैन का आवाज होगा। बोलो बोलो, कोई बात नहीं, इसको नॉइज रिमूव कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे आते हैं। जी, अब देखिए, एक्चुअली देखो, हम लोग शिक्षा नीति पर नहीं, शिक्षा के विकास पर बात करेंगे। तो अब अंतर देखो, हाँ, अब तो इसी को लाया गया ना, और तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। एक बात करो इसको, अब इसको जितना जल्दी हो सके कंक्लूड करना है, क्योंकि लंबा जा रहा है वीडियो। अब बताइए, और कोई शिक्षा नीति थी तो? नहीं, अब तो नहीं है, बस एक नवीन शिक्षा नीति 2020 वाली है। बताओ आप तुम इसके बारे में। नवीन शिक्षा नीति 2020 में तो पता ही है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी लाई गई। जी, ये भी पता ही होगा क्यों लाया गया। बताइए, बताओ बताओ। नहीं, पता तो सब। 86 को जो है 86 को जो है वो करने के लिए लाया गया था, समीक्षा करने के लिए। तो मैंने 150 साल से बता रहा हूँ, अभी पिछले कुछ सालों से बता ही रहा 1813 से। बस उसकी समीक्षा करनी थी, उन्होंने एक और मतलब बना दिया, एक और नीति बना दी, एक और प्रस्ताव लाके खड़ा कर दिया। हालांकि इसमें एक्चुअली ये सबसे नवीन पाठ्यक्रम है हमारे यहाँ, और इसमें कुछ सिलेबस ऐसे चेंज किए गए, ऐसे रूपों में पाठ्यक्रम को बनाया गया ताकि जो पुराने 2020 की शिक्षा नीति पर, तो ये के कस्तूरी रंगन कमेटी लाई गई थी। और इसको एक्चुअली लाया जो गया था, तो इसमें काफी चीजें परिवर्तन करने के ख्याल से लाया गया, और कहा गया कि प्रगतिशील समाज के लिए ये ज्यादा जरूरी है। और कुछ पाठ्यक्रम भी इसमें चेंज किए गए, जो कि फेमस पाठ्यक्रम आपको पता ही होगा, +3 5 +3 +3 +4 की व्यवस्था लाई गई इसमें। 10+2+3 की जो नीति थी, इसको बदल दिया गया। 10 साल स्कूल में, फिर 2 साल इंटरमीडिएट 11वीं 12वीं, और 3 साल का जो स्नातक। अब इसमें प्री स्कूली शिक्षा को भी स्कूल में ही जोड़ दिया गया है। इसमें कहा गया कि इसमें एक्चुअली शिक्षा नीति में चार भागों में डिवाइड करके बताया गया कि एक तो स्कूली शिक्षा बताया गया, और हायर एजुकेशन बताया गया, अन्य केंद्रीय जो कार्यक्रम है वो बताए गए, और क्रियान्वयन की रणनीति जो उसके प्रोग्रामिंग है, जो उसकी पूरा रणनीति है, उसकी चर्चा की गई। तो हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल इनके मुख्य पॉइंट बताएंगे। तो इसकी शिक्षा नीति में कहा गया कि सक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, इस पर ध्यान दिया जाएगा। सक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इस पर ध्यान दिया जाएगा। क्या हुआ? तो अब नहीं, तो अब हम ध्यान टाइम पर जा रहा है, घड़ी पर जा रहा है, तो हम अब आगे अब इसको कंक्लूड करना चाहेंगे कि आखिर शिक्षा की नीति यदि हम देखें, वुड्स डिस्पैच या 1813 के चार्टर एक्ट से लेकर इस शिक्षा नीति को तो पूरा करने दो थोड़ा सा। जी, कर लो आप, तुम कर लो, जल्दी कर लो। कि इतना सारा पहले डिटेल में बता दिए, इसको भी तो बताना जरूरी है। जी, जल्दी बताओ, तुम बता दो। इसमें कहा गया कि शिक्षा के अधिकार एक्ट को और भी विस्तृत किया गया, जो इसके लिए एक्ट लाया था उसको विस्तृत किया गया, और एमफिल के प्रोग्राम को बिल्कुल रद्द कर दिया गया इसमें। अब एमफिल करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट पीएचडी कीजिए आप बिंदास होकर के।
और इसमें जो ये 5+3+4 की बात कही मैंने, ये 3 से लेकर के 18 वर्ष तक के बुनियादी शिक्षा को इसमें जो है जोड़ा गया। और अब जो स्नातक वाला कार्यक्रम होगा वो 3 साल से बढ़ा करके 1 साल जोड़ दिया गया, 4 साल का हो जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की भी स्थापना किया जाएगा, इसका अध्यक्ष होगा पीएम हमारे यहाँ। लेकिन ये सब होते हुए भी कुछ इसमें विवाद है। विवाद क्या है? वही त्रिभाषा फार्मूला। त्रिभाषा फार्मूला में जो अभी हम कुछ देर पहले चंदू चर्चा कर रहा था, चंदू का मतलब चाय वाला मत समझिएगा, ये चंदू हमारा पार्टनर है, ये चंद्रशेखर का ही हम शॉर्ट नाम चंदू बुलाते हैं। तो उसमें त्रिभाषा फार्मूला था। त्रिभाषा फार्मूला में क्या कहा गया था कि स्कूली शिक्षा के समय 3 भाषाओं को सीखने की प्रवृत्ति होगी। राज तुम कट रहे, तुम्हारा चेहरा कट रहा है, थोड़ा बाहर आ जाओ। हाँ अब सही, ऐसा ही रहो। हाँ, स्कूली शिक्षा के समय 3 भाषा को सीखने की प्रवृत्ति पर जोर दिया जाएगा। इसमें कहा गया कि स्थानीय भाषा होगी, अंग्रेजी और हिंदी। जब यहाँ हिंदी को मेंशन किया गया तो साउथ वाले को प्रॉब्लम आ गई। मसौदे के इस प्रावधान को दक्षिण भारतीय राज्यों ने हिंदी थोपने का आरोप लगाया। ऑब्वियसली आप कहीं पर भी अगर हमें साउथ की भाषा सीखने को कहेगा तो हमें गुस्सा आएगी। तो ये विवाद जो है अभी तक चलता रहेगा। हम कोई भाई भाषा सीखना चाहेंगे, मुझे भाषा सीखना पसंद है, लेकिन ये कोई और कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सी भाषा सीखनी है? सही बात है, हमें रसगुल्ला पसंद है, ये कौन डिसाइड करेगा कि हमें रसगुल्ला पसंद है? हमें जो खाना है हम खाएंगे, जो सीखना है हम सीखेंगे। मुझे पसंद है, आप डिसाइड, तुम डेमोक्रेटिक डिसाइड नहीं कर कंट्री में सकते मुझे क्या पसंद। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारा स्वयं का अधिकार है कि हम क्या करना चाहेंगे, क्या करना नहीं चाहेंगे। तो ये थी और हमारी कुछ बाकी है? ये थी हमारी शिक्षा नीति की मूल चर्चा। तो जितना रट्टा मारा था सब निकाल दिया, क्या और कुछ बाकी है? नहीं, रट्टा क्या मारना, हम लोग रट्टा थोड़ी मारते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं। रट्टा मारने वाला काम तो वो करता है कि 1814 में क्या हुआ था। अच्छा 1813 में हुआ था ना वो 1813 में। चलो अब चलो ठीक है, हंसी मजाक तो अपने जगह पर है। तो अब बात करते हैं कि आखिर वुड्स डिस्पैच और उससे पहले 1813 का जो चार्टर एक्ट है से लेकर नवीन शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक में शिक्षा के यदि विकास की बात करें तो भारतीय शिक्षा में के विकास को किस रूप में देखते हो? क्या कहाँ पाते हो कि प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है? मैं क्योंकि किसी भी चीज में आपको आलोचना करना बहुत जरूरी है। जब आप चीजों को पॉजिटिव वे में देखते हैं तो नेगेटिव भी देखना बहुत जरूरी है। कितने सारे रिकमेंड किए गए कि जीडीपी का 6% खर्च किए जाए, 6% खर्च किए जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अभी तक हम 6% तो छोड़ो कि उनका हाफ भी खर्चा कर दे तो आपको बहुत बड़ी बात है। 3% भी नहीं हो पाता, खींच तान हम लोग बोले ग्रेस दे देते हैं 3% करके। तो गवर्नमेंट को कम से कम 6% पे ध्यान देना चाहिए कि जितने रिकमेंड की गई उस पर खर्च किया जाए, क्योंकि शिक्षा हमारी मूल धारणा है, शिक्षा को मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता, हमारा विकास ही रुक जाएगा। शिक्षा हमारी जरूरत है, तो इसलिए 6% सरकार को ध्यान देना चाहिए खर्च करने के। और दूसरी जो हमने बात की थोड़ी तकनीकी भाषा का, तकनीकी पर जो खर्च करना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे कुछ भाषाओं को लेकर भी विवाद हमेशा रहता है, उस भाषाओं को सुलझाना चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं कुछ। और जो क्रियान्वयन सही से नहीं हो पाता, जो गवर्नमेंट का स्कूल है या फिर कॉलेज है, इस सब की व्यवस्था सही से नहीं हो पाती है। उनकी व्यवस्था, जैसे अभी मैं कुछ दिल्ली गवर्नमेंट की बात करूँ तो वहाँ पर कुछ स्थितियाँ अच्छी हुई हैं। तो इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए, जो कि वो एलोकेशन से होगी और क्रियान्वयन से ही संभव हो पाएगी। हाँ चंदू। तो अब यदि हम बात करें कि नई शिक्षा, ये जो हमारा जो शिक्षा का विकास है, इस पर प्रश्न एक तो निबंधात्मक आ सकते हैं और कुछ शॉर्ट वाले आ सकते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न पर थोड़ा चर्चा करो पहले, उसके बाद फिर चलते हैं शॉर्ट टिप्पणी पर। शिक्षा पर ज्यादा शिक्षा के विकास की बात आएगी तो इसमें बड़े सवाल ही मतलब कि जो ना लॉन्ग क्वेश्चन ही बनेगा। निबंधात्मक जो प्रश्न है सब जगह के स्टेट
स्टेट पीसीएस को अगर ध्यान में रख करके आप बनाएंगे तो उसका क्वेश्चन अलग बनेगा, और सेंटर को रख करके बनाएंगे तो अलग बनेगा। और अगर इसमें निबंध वाले सेक्टर को लेकर के बनाएंगे तो शिक्षा के विकास को लेकर के आ जाता है डायरेक्ट निबंध लिखने के लिए आपको, कि शिक्षा के विकास के क्रम को बताइए, या शिक्षा के विकास, केवल इतना सा आ जाता है और उस पर निबंध लिखिए। तो शिक्षा के विकास में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट 1913 से 1913 का चार्टर एक्ट उठाएंगे और 1920 तक जो है, सॉरी 2020 तक जो है मेंशन करते हुए लिख देंगे, टोटल कैसे कैसे हुआ फ्रेमिंग तक सब कुछ करते करते लिख देंगे। अगर ये क्वेश्चन के रूप में अगर देखेंगे तो बिहार के संदर्भ में जाएंगे तो वहां पर पूछेगा 1913 से लेकर के 2020 तक के विकास को जो है आप चर्चा करें, या फिर कहेगा कि प्राच्य मतलब पाश्चात्य शिक्षा के विकास के क्रम को बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सबके अपने अपने मतलब हिसाब किताब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ चंदू। तो मुझे लगता है अब चर्चा को खत्म करना चाहिए, काफी लंबी हो। ऑब्वियसली खत्म करनी चाहिए। तो अंत में क्या करना चाहेंगे? अंत में बस यही कहना चाहेंगे, कंक्लूड करते हुए कहेंगे कि आपकी आवाज, तुम्हारी आवाज नहीं है। भारत में शिक्षा के विकास ने वैज्ञानिक अध्ययन को केंद्र में ला दिया है, खास करके 2020 की नीति में। लेकिन इसकी प्रमुख कमी भी है, रटंत विद्या। आज भी हमारे यहाँ ये जो कुछ प्रोग्रामिंग हुई है, जो हमारे यहाँ ये पाठ्यक्रम है, इसमें रटंत विद्या बहुत ज्यादा है। ये खामियां अभी भी हैं, जिसकी विरासत को आजादी के 70 साल बाद भी महसूस किया जा सकता है। ये रटंत विद्या की बात कर रहा हूँ, 70 साल बाद भी महसूस किया जा सकता है। इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को साथ लाई गई है, जिसका उद्देश्य हमारे राष्ट्र को बदलना और ब्रिटिश पश्चिमी शिक्षा की विरासत को सिरे से नकार देना। चलिए, आपके विचारों से सहमत हुआ जा सकता है। तो अब बात करते हैं हम, यदि 1813 से लेकर 2020 की शिक्षा नीति पर, तो ऐसा नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है, एक नियामक पद्धति, एक विकास हुआ है, लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर जो मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए था, जो होना चाहिए था, वो अब उससे हम अभी थोड़ा दूर हैं। तो बेहतर, और अभी बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।